गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या एक बार ऑडियो चेक करना। वेट अ मिनट। ओके, कल का होमवर्क हुआ। कल बहुत सारे क्वेश्चंस थे होमवर्क में, सारे किए। वो जो 25 से आई थिंक 30 थे, और कल मैंने अपडेटेड आपको ये भी भेजा था क्वेश्चन बुक, तो उसमें एक और ऐड किया था 31। तो कहाँ तक हुए? सारे हुए कि कुछ बाकी? शॉर्टकट में किए मतलब पूरे लिख के नहीं किए, बट सॉल्व करते आ रहे थे, समझ में आ रहे थे आपको वो? कोई डाउट है किसी में? किसी में कोई डाउट, कुछ पूछने जैसा है? कोई क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है, ऐसा कुछ? कहाँ से थे? हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है, इजीली सॉल्व हो रहे हैं अभी। मतलब ऐसा पूरा पूरा ब्लैंक नहीं होते ना, अब आप समझ में आता है कि हाँ इसके बाद ये ढूंढेंगे, इसके बाद ये ढूंढेंगे। ठीक है, तो फिर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ये वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ये आया आपको 28। ये हमने सॉल्व की, मतलब थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर पाता। ठीक है, अगर फिर भी आपको आज थोड़ा अच्छे से देख के लिखो, मतलब पूरे प्रॉपर सॉल्व करो। और एक क्या करना, जैसे हमने बोला तो है कि कल हमारी टेस्ट है ना इवनिंग में, तो ये सारे 31 क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करना, पूरे के पूरे 31। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाही, लेटेस्ट सुरू झालंय, आत्ता सुरू झालं अजून। ओके, 27-28। आशिष, तू केले हे क्वेश्चन्स मागचे लेक्चर्स बघितले का आधी? ओके, तो बघितले। ठीक है। होमवर्क 26 से आगे होमवर्क थे 23। मैंने कल एक क्वेश्चन भेजा है अपडेट करके, 31 भी आ गया है, वो भी आप होमवर्क में करना। ठीक है। चलो, तो अभी जो जिनको जिसमें डाउट है पहले वो वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। चलो 27 पढ़ते हैं एक बार। दिस इज द क्वेश्चन। SN Limited has furnished the following ratios and information relating to the year ended 31st March 21। तो एक SM Limited है, 31st March 21 की डिटेल दी है। शेयर कैपिटल 6,25,000 अमाउंट दी है, तो ये काम में आएगा। वर्किंग कैपिटल की भी अमाउंट दी है 2 लाख। ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन मतलब ये जीपी रेशियो है। जीपी रेशियो दैट इज जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। सेल्स के 25% जीपी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ्स। 1.5 मंथ्स, तो हम बोलेंगे एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय मंथली क्रेडिट सेल। अब मंथ में दिया इसलिए मंथली क्रेडिट सेल, महीने का क्रेडिट सेल। करंट रेशियो है 1:1.5:1, मतलब ये करंट लाइबिलिटी के 1.5 टाइम्स से करंट असेट। क्विक रेशियो है 0.7:1, मतलब करंट लाइबिलिटी के 0.7 टाइम्स, दैट इज 70%। क्विक असेट है। रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश, कुछ तो अलग ही रिलेशन बता दिया है। रिजर्व एंड सरप्लस बैंक एंड कैश के कितना है? 2 लिखा है तो बीच में स्लैश आ जाएगा। 3 टाइम्स है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस इज मोर देन बैंक। कैश और बैंक जितना होगा उसके 3 टाइम्स रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है। फर्दर दिस असेट्स ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स असेट एंड करंट असेट। बोले असेट्स ऑफ द कंपनी में क्या क्या है? जो कंपनी की, अगर मैं शॉर्ट में बैलेंस शीट दिखाऊं तो वो बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट में सिर्फ असेट साइड में क्या है? फिक्स्ड असेट एंड करंट असेट, नथिंग एल्स। और कोई असेट नहीं है, करंट असेट है और फिक्स असेट। while its current liability comprise bank credit and other in the ratio 3:1। बोले करंट लाइबिलिटी में क्या है? करंट लाइबिलिटी में बैंक है
ये सीसी वगैरह हो सकता है, बैंक क्रेडिट सीसी, और अदर करंट लायबिलिटी, ऐसी दो करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक सीसी बोलो, और उसका रेशो क्या है, बैंक क्रेडिट इज 3 एंड अदर 1, तो ये 3:1 के रेशो में, बैंक क्रेडिट 3 टाइम्स है एंड अदर 1 है। डेटा समझ में आ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, टी शेप में, टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाओ, तो जो जो ढूंढ सकते वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें फिगर्स में पता है शेयर कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। चलो वर्किंग कैपिटल पता है तो हम इससे करंट असेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। करेक्ट है, वर्किंग कैपिटल अगर पता है तो हम इससे करंट असेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। सो हमने क्या तरीका यूज किया है, जब भी हमको वर्किंग कैपिटल पता हो, जब भी हमको वर्किंग कैपिटल पता हो और साथ साथ में हमको करंट असेट और करंट लायबिलिटी का रेशो पता हो, तो हम पहले वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रेशो निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रेशो हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी एज पर रेशो करंट असेट इज 1.5, करंट असेट इज 1.5 माइनस current liability 1, so working capital will be 0.5. So 0.5 is the working capital, and for 0.5 there is actual working capital 2 lakh. For 0.5 actual working capital is 2 lakh. तो फिर 0.5 के लिए 2 लाख, तो 1.5 के लिए कितना एंड 1 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करंट असेट निकाल लेंगे। करंट असेट आ जाएगी हमारी 2 लाख into 1.5 divided by 0.5, 2 lakh into 1.5 divided by 0.5, so it is 6 lakh. तो करंट असेट आ गई 6 लाख। करंट लायबिलिटीज पे आ जाते हैं। करंट लायबिलिटीज 2 लाख इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 0.5 के लिए 2 लाख, तो 1 के लिए कितना, तो 2 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 वो आ जाएगा 4 लाख, और 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ऑफ कोर्स 6 लाख आना है। हम बोल रहे हैं तो मैच भी होगा, करंट रेशो 1.5 आ गया, तो मिल गई करंट असेट करंट लायबिलिटी। और क्या निकाल सकते हैं सर, इन्वेंट्री ढूंढ सकते हैं। क्विक रेशो पता है, क्विक रेशो करंट लायबिलिटी के 0.7 है। क्विक रेशो के फॉर्मूले में डाल देते हैं, क्विक रेशो इज इक्वल्स टू क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज 0.7, so 0.7 is equals to quick asset upon current liability is 4 lakh. So quick asset is equals to 4 lakh into 0.7, 4 lakh into 0.7, ये उधर भेज देंगे, क्विक असेट इधर भेज देंगे, तो 4 लाख के 0.7 इट कम्स 2,80,000। तो क्विक असेट मिल गई है 2,80,000। अब हम क्या बोलते हैं कि अगर हमको क्विक असेट पता है एंड टोटल करंट असेट पता है, क्विक असेट पता हो और टोटल करंट असेट पता हो, तो क्विक असेट और करंट असेट के फर्क होता है दो चीजों का। क्विक असेट और करंट असेट में दो चीजों का फर्क है, प्रीपेड एक्सपेंस एंड इन्वेंट्री। और प्रीपेड एक्सपेंस जनरली जब तक स्पेसिफाई नहीं करते, जब तक हम मानते नहीं कि वो है, तो हम बोलेंगे सिर्फ दोनों में इन्वेंट्री का फर्क है। तो इन्वेंट्री आ जाएगी, इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस क्विक असेट। इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू करंट असेट माइनस क्विक असेट। तो करंट असेट इज ऑफ 6 lakhs and quick asset is of 2,80,000. So difference is 3 lakh. yes, तो ये आ गया 3,20,000 इन्वेंट्री। तो हमको इन्वेंट्री पता चल गई 3,20,000। करंट असेट करंट लायबिलिटी ढूंढ लिया था,
क्विक एसेट ढूंढा, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट किया, इन्वेंट्री आ गई। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दिया है 5 टाइम्स। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज 5 टाइम्स। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पता है, इन्वेंट्री भी पता है, तो सीओजीएस आ जाएगा। तो अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला यूज करेंगे, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 5। सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब हुआ सीओजीएस डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आएगा, या फिर एवरेज इन्वेंट्री बाय मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो सीओजीएस आ जाएगा। तो हम सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो सीओजीएस विल बी एवरेज इन्वेंट्री विच इज 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आएगा 16 lakhs। राइट, वो आ गया 16 lakhs। तो 16 लाख सीओजीएस आ गया। अब सीओजीएस पता होगा 16 lakhs। अब उन्होंने बोला है कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, जीपी मार्जिन है, जीपी मार्जिन 25%। बट जीपी मार्जिन 25% है, जब प्लेन इतना ही बोला है जीपी रेशो इज 25%, दैट इज 25% ऑफ सेल। जीपी इज 25% ऑफ सेल। बट हमें जो पता चला है, हमें तो सीओजीएस पता चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जीपी ऐड होता है तो सेल आएगा, सीओजीएस प्लस जीपी इज इक्वल्स टू सेल। बट सीओजीएस के 25% नहीं है जीपी, जीपी इज नॉट 25% ऑफ सीओजीएस, जीपी इज 25% ऑफ सेल्स। सो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि सेल्स में से 25% जाने के बाद सीओजीएस आएगा, सेल्स में से 25% जाने के बाद सीओजीएस आता है, मतलब सीओजीएस इज 75%। तो जो सीओजीएस है वो 75% है, तो 100 के लिए कितना, सेल्स के लिए कितना। इफ सीओजीएस इज 75%, देन फॉर 100 हाउ मच इज द सेल। तो 75 इज इक्वल्स टू 16 लाख। तो फॉर 100 इज इक्वल टू हाउ मच। अभी आप सीक्वेंस में लिखेंगे, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं कहीं पे भी लिख रहा हूं। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। सेल इज इक्वल्स टू, मैं ऊपर अभी लिख रहा हूं, सेल इज इक्वल्स टू 16 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। तो इट कम्स 21,33,333 है। चेक करो। हाँ, तो देख लो, यहाँ पे 25% ऑफ सेल्स है, ना कि 25% ऑफ कॉस्ट, ये याद रखना। तो यहाँ पे आ रहा है 21,33,333। अब आगे क्या कर सकते हैं, अब हमको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पता चला है, इन्वेंट्री हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड, यस, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1.5 months। तो फ्रॉम एवरेज कलेक्शन पीरियड वी कैन फाइंड आउट average receivable, that is debtors. We can find out debtors. So what is the formula for average collection period? Average collection period is equals to average receivables upon monthly। यहाँ पे मंथ में है, that's why we will consider monthly credit sale, monthly credit sale। All the sale is on credit, ये हमारा assumption है। So what is the average collection period? 1.5। 1.5 is equals to average receivables divided by monthly credit sale। कैसे आएगा, तो टोटल सेल है 21,33,333 डिवाइडेड बाय 12। 21,33,333 डिवाइडेड बाय 12, तो इट कम्स 1,77,777.75 सब कुछ आ रहा है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से, एवरेज सॉरी उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कलेक्शन पीरियड से, तो हमको एवरेज डेटर्स पता चल जाएंगे। एवरेज डेटर्स अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 1.5, तो कुछ तो आ रहा है 2,66,667। ये सही है कि चेक करो आपका आया, ये सॉल्व करो, ये इसको मल्टीप्लाई करो। ओके, यहां तक हो गया।
अब क्या निकाल सकते हैं हम, रिजर्व्स एंड सरप्लस टू बैंक पता है, तो अब हमारे पास करंट एसेट पता है, करंट एसेट में से स्टॉक भी पता चल गया एंड डेटर्स भी पता चल गए, तो हम करंट एसेट में से स्टॉक और डेटर माइनस करेंगे तो कैश बचेगा, कैश एंड बैंक। तो हम आगे बढ़ के यहाँ पे अगर करेंगे कैश एंड बैंक ढूंढ लेते हैं, तो कैश एंड बैंक करंट एसेट आई थिंक 6 लाख रुपीज की थी, माइनस करंट एसेट में से डेटर्स माइनस करते, डेटर्स आए थे 320 के, उसमें से रिसीवेबल्स माइनस करते 2,66,667, तो जो बचेगा वो कैश एंड बैंक होगा। कैश एंड बैंक 1,33,333, कितना आ गया कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक आया तो रिजर्व एंड सरप्लस निकाल सकते, कैश एंड बैंक आया तो रिजर्व एंड सरप्लस निकाल सकते, तो रिजर्व एंड सरप्लस 3 टाइम्स है कैश एंड बैंक के 3 टाइम्स है, तो 1,33,333 इंटू 3 कैश और बैंक के 3 टाइम्स है, वो बोलेंगे हम अपना 6 lakhs माइनस 320 माइनस 2,66,667। ओके, ये 13,330 आया क्या, सिर्फ 13,000 आया क्या ये, चेक करो एक बार बताओ। नहीं मुझे लग रहा, हाँ तो मैंने वो 1,30,30, मैंने 1,33,333, तो ये बराबर है 13,333, 13,333 इंटू 3, तो उसके 3 टाइम्स है, उसके 3 टाइम्स है 40,000। यस, तो ये आ गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। और क्या ढूंढ सकते हैं, तो बस अब क्या करना है, ये जो उन्होंने बताया है पैराग्राफ में कि बैंक क्रेडिट एंड अदर करंट लायबिलिटीज 3:1, तो आपके पास करंट लायबिलिटी टोटल में है, करंट लायबिलिटी टोटल में है तो उसको दोनों इसमें बांट दो, करंट लायबिलिटी 3:1 इस रेशियो में बांट दो, बैंक क्रेडिट में और अदर में, तो टोटल करंट लायबिलिटी आपके पास थी 4 लाख की, तो 4 लाख को बैंक क्रेडिट और अदर करंट लायबिलिटी में बांट देंगे, वो तो 4 लाख है, 3:1 में बांटना है तो 3 लाख एंड 1 लाख, ऐसा आएगा 3 लाख एंड 1 लाख। आई थिंक अब हमने सारी चीजें ढूंढ ली है, अब बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। तो बैलेंस शीट में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले करंट एसेट लिख लेते हैं, फिक्स एसेट कुछ भी नहीं निकाली है तो फिक्स एसेट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। करंट एसेट, करंट एसेट में हमारे पास है स्टॉक विच इज 4 लाख, नेक्स्ट वी हैव रिसीवेबल ऑफ रुपीज 2,66,667 एंड कैश एंड बैंक, ओके ओके ओके, वो स्टॉक गलत लिखा, 3,20,000 का स्टॉक, ओके 266,667 और कैश है 13,333, ये आ गई करंट एसेट। इधर आते हैं करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में बैंक क्रेडिट विच इज ऑफ 4 लाख, 4 लाख नहीं अगेन ये 3 लाख एंड अदर करंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख, ये हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया है कैपिटल, आई थिंक क्वेश्चन में शेयर कैपिटल 6,25,000 का दिया है, 625 शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने ढूंढ लिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस था 40,000, और लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ नहीं बोला है, कहीं पे भी क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म डेट के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम मानते हैं कि कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म डेट, यही नहीं, तो इसकी टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर से फिक्स असेट निकालते हैं, तो टोटल विल बी, ये आएगी 4,65,000, लायबिलिटी साइड 4 लाख नहीं सॉरी 10 लाख,
6 और ये 4 10, 10 और ये 65, तो ये 10,65,000 ये आ गया, उसमें से ये 6 लाख चला गया तो आएगा 4,65,000 की फिक्स्ड असेट। बाकी लोगों ने सॉल्व किया है तो क्या उनका आंसर मैच हो रहा है इसके साथ, एक बार बताओ। मैच है, एक बार क्रॉस चेक भी कर। नहीं तो डेट और, बट आपका जीपी भी गलत हुआ था तो एक रॉन्ग हुआ। मैंने नहीं बोला, मैंने भी वही तो बोला, अगेन मैंने इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको वो ध्यान नहीं। मैंने वही बोला कि सीओजीएस के नहीं लेना है, सेल्स के लेना, हमने लिया भी सेल्स के, हमने लिया भी सेल्स के, सीओजीएस के परसेंटेज में नहीं। एक, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, सीओजीएस के परसेंटेज में नहीं है। हमने बोला है कि जीपी जब कुछ नहीं बोला होता तो सेल्स के परसेंटेज में होता है, और हमने कैलकुलेट भी सेल्स के परसेंटेज। वेट, क्या लिखा है उस पर, कौन से ईयर का है वो, क्वेश्चन बताओ, कौन से साल का बोला है। वेट वेट, यस करेक्ट है। ठीक है चलो, और 28 में भी प्रॉब्लम था, 28 करना है। 28 कल हमने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, ठीक है। अभी इसके आंसर में दिक्कत है तो देखते हैं क्या बनने के लिए। उन्होंने क्या दिया है हमको, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया है, और बैलेंस शीट, एक वर्टिकल बैलेंस शीट दी है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में उनके ये सारे रेशोज रहने चाहिए। एक्सपेक्टेड है कि उनको अगले साल ऐसे रेशो चाहिए, क्या कि उनका सिक्योरिटी कैपिटल और रिजर्व्स सेम होना चाहिए, नेट प्रॉफिट सेम 15% आना चाहिए, जीपी रेशो 50% होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी 0.5 होना चाहिए, डेटर्स टर्नओवर 100 डेज, और क्रेडिटर्स टर्नओवर बेस्ड ऑन सीओजीएस 100 डेज, इन्वेंट्री 70% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, कैश इज अज्यूम टू बी रिमेन सेम फॉर द नेक्स्ट ईयर, और रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन द डेज। अब ये करंट ईयर के लिए, पहले तो ये आ गया आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो करंट ईयर का, ओके वेट, ओके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन डेज, हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन डेज। देखो जब वो बोलते हैं ना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन डेज निकालो, तो इसका मतलब हमको ये यही बताना है क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी बता देना है इसकी। तो हम कैसे निकालेंगे वो, हम पहले तो अपना नॉर्मल इन्वेंट्री कितना है, तो इस साल का, हाँ इस साल की इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास इन्वेंट्री इस साल की अवेलेबल है 38,60,000। इस साल की क्लोजिंग है, करंट ईयर की क्लोजिंग है। अब हमारे पास कुछ ओपनिंग तो नहीं है, तो एवरेज इन्वेंट्री नहीं लेंगे, यही है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है नहीं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लेंगे 38,60,000। नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का नॉर्मल फॉर्मूला होता है हमारा सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, करेक्ट है, सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री करेंगे तो ये टाइम्स में आएगा, आंसर जो आएगा टाइम्स में आएगा। तो मैं दो तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो सीओजीएस, सीओजीएस उन्होंने क्वेश्चन में रेडी दिया है, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 76,40,000, तो 76,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री जो वो आएगा 38,60,000, करेक्ट। तो 76,40,000 डिवाइडेड बाय 38,60,000, ये आ गया 1.9
97927, जानबूझ के थोड़ा सा लंबा लिख दिया। ये आया आपका टाइम्स में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब उनको टाइम्स में नहीं चाहिए, उनको डेज में चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है, आपका जो इन्वेंट्री है, इट इज कितने दिन का सीओजीएस का सेल है। आपका एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज सीओजीएस। हम क्या करते हैं, वो वाला वेलोसिटी वाला रेशियो यूज करेंगे। वेलोसिटी वाला रेशियो मतलब क्या, ऊपर एवरेज इन्वेंट्री और नीचे ऊपर आ जाएगा आपका एवरेज इन्वेंट्री और नीचे आएगा डेली सीओजीएस। रोज का सीओजीएस कितना है, एवरेज इन्वेंट्री क्या है अपना 38,60,000 डिवाइडेड बाय डेली क्या आएगा। तो हमको अब सीओजीएस चाहिए, वो भी दिन का, तो 76,40,000। अब क्वेश्चन में चेक करते उन्होंने कुछ बोला है कि 365 डेज लो, 360 डेज लो, कहीं पे भी कुछ मेंशन है क्या? नहीं है, कुछ बोला नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो सुनो, आप मेरी बात सुनो। ये जो क्लोजिंग बोला है 70% है ओपनिंग के, ये अगले साल के लिए। हम जब नेक्स्ट ईयर के लिए बोलेंगे ना, यहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी हैज सेट अ सर्टेन स्टैंडर्ड फॉर द अपकमिंग ईयर्स। ये किसके लिए है? अपकमिंग ईयर के लिए है। और अपकमिंग ईयर मतलब आने वाला साल। तो ये जो टेबल दिया है वो आने वाले साल की इंफॉर्मेशन दी। तो आने वाले साल में उनका इक्विटी रेशो रिजर्व्स के बराबर चाहिए, ये सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल उनका रिजर्व्स के बराबर चाहिए, नेट प्रॉफिट 15% चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट 50% चाहिए। वैसा इन्वेंट्री जो रहेगा, बोले आने वाले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, आने वाले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री आने वाले साल के ओपनिंग इन्वेंट्री के 70% रहेगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के 70 रहेगी, बट कौन से, जो अगला साल आएगा। तो मतलब अभी जो क्वेश्चन में दी है, ये जो इन्वेंट्री है वो तो इस साल की क्लोजिंग है ना, करंट ईयर की क्लोजिंग है ये इन्वेंट्री, ये सब करंट ईयर का डेटा है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है अभी का, प्रेजेंटेड, ठीक है, प्रेजेंटेड मतलब अभी बताया है, बट ये तो है वो अभी का है। उनको अगले साल का चाहिए, तो अगले साल का जो रहेगा वो ये अगले साल के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री। ये समझ में आ रही है मेरी बोलना, ये क्या मैं बोल। हाँ, तो ये इन्वेंट्री जो दिया है वो इस साल का क्लोजिंग दिया है, तो इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग बनेगा, और अगले साल के ओपनिंग इन्वेंट्री की 70% अगले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगी। तो जो एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे वो अगले साल के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों अवेलेबल है, बट इस साल के लिए थोड़ी ना ओपनिंग क्लोजिंग अवेलेबल, इस साल के लिए सिर्फ क्लोजिंग अवेलेबल 38,60,000। हाँ, अब ये इस फॉर्मूले पे आते हैं, तो ये एवरेज डेली सीओजीएस कितना आएगा, 365 डेज लेते हैं, कुछ नहीं बोला तो 360, तो 76,40,000 डिवाइडेड बाय 365, और फिर 38,60,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी, हाँ 38,60,000 डिवाइडेड बाय वो जो आएगा एवरेज, तो 184.41 आ रहा है। गीतांजलि, ये किया सवाल आपने? क्या आया, यही आया कि कुछ अलग है? ओके, तो ये समझ में आ रहा है इसका आंसर, मतलब कि आपको जो लेना है वो क्लोजिंग ले लेना है, और 365 डेज अज्यूम किए हैं। और फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला क्या किया हमने, पहले निकाल लिया, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट ठीक है अभी हम इससे जा रहे हैं, थोड़ा स्टेप वाइज जा रहे हैं। पहले हमने निकाल लिया, ये तो डायरेक्ट ही किया हमने, क्या किया, एवरेज इन्वेंट्री लिया, पहले एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय डेली सीओजीएस लिया था। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ही क्लोजिंग इन्वेंट्री ले लिया और डेली सीओजीएस से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया नंबर ऑफ डेज में आपका टर्नओवर रेशियो, या इसको बोलते हैं इन्वेंट्री वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट अगला ढूंढते हैं, अगला ढूंढेंगे कैलकुलेट द रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इन डेज। अब ये रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी सिंपल है। तो एवरेज रिसीवेबल, अगेन एवरेज रिसीवेबल के लिए हमको सिर्फ क्लोजिंग पता है, तो क्लोजिंग ले लेते हैं 39,97,000, ये आया एवरेज इन्वेंट्री, डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। तो डेली क्रेडिट सेल के लिए ये सेल्स 1,25,00,000 का सेल है, और आई थिंक इसमें से क्रेडिट सेल कुछ बोला नहीं है, तो पूरा ही क्रेडिट सेल पकड़ लेंगे। 1,25,00,000 डिवाइड बाय 365, 125
डिवाइड बाय 365, तो वो जो भी आएगा मेमोरी में डाल दो, वो लगभग आ रहा है 39,970 डिवाइडेड बाय 34246.57, तो 39,97,000 डिवाइडेड बाय, तो आ रहा है 116.71 डेज। ये चेक करो, ये किसका क्वेश्चन है, ये कौन से साल का क्वेश्चन है, मार्च 24 करके देख लेते हैं पहले। चलो, तो हमने क्या क्या ढूंढा, एक मिनट, हमारे आंसर्स में क्या क्या आया, हाँ 184.41, ये मैच हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 184.41 है, 184.41। उसके बाद और रिसीवेबल्स टर्नओवर हमारा कितना आया, 116.71, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट वो वही होगा, ये देखो, हाँ 117 डेज करेक्ट है, वही हुआ। चलो, तो ये दोनों तो सही आ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें दो पार्ट है, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार वापस बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आए, और इसके दो पार्ट कैसे हैं। देखो, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। ये उन्होंने करंट ईयर का P&L स्टेटमेंट बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करंट ईयर का। ये उन्होंने करंट ईयर की बैलेंस शीट बताई है अभी की, और ये जो नीचे टेबल दिया है, ये टेबल दिया है कि अगले साल उनको क्या लगता है कि अगले साल उनके पास क्या क्या कैसे रेशोज रहेंगे, अगले साल के लिए रेशोज कैसे रहेंगे वो बताए नेक्स्ट ईयर के लिए। अब जब उन्होंने ये चीज बताई कि अगले साल के लिए क्या क्या रेशोज रहेंगे, तब उन्होंने दो चीजें बता दी कि उनका कैश सेम रहेगा, जो इस साल कैश है वही कैश अगले साल के लिए रहेगा, और दूसरी बात बताई कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री रहेगी वो ओपनिंग इन्वेंट्री के 70% रहेगी, मतलब इस साल की जो क्लोजिंग है वो अगले साल की ओपनिंग बनेगी और उसके 70% उस साल की क्लोजिंग बनेगी। ये होगा अगले साल के लिए डेटा। बट जब क्वेश्चन पूछा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अगले साल के लिए कुछ पूछा है, पहले क्वेश्चन में करंट ईयर का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछा डेज में, करंट ईयर का, फिर करंट ईयर का रिसीवेबल टर्नओवर रेशो पूछा डेज में। तो पहले दो क्वेश्चन जो है वो करंट ईयर के लिए ही है, इसके लिए इस टेबल का यूज नहीं करना है, पहले दो क्वेश्चन के लिए इस टेबल का यूज नहीं करना है, ये टेबल तो अगले साल के लिए है। और फिर तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, पेबल और लॉन्ग टर्म डेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब इसके लिए ये टेबल यूज करना है, ये वाला टेबल। क्वेश्चन क्लियर है आपको, बता दो सभी। हाँ, अब उसमें से हमने अभी पहले दो क्वेश्चन कर लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो निकाल लिया, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो निकाल लिया करंट ईयर के डेटा पे। अब ढूंढना था हमको अगले साल के लिए ये चार चीजें अगले साल के लिए ढूंढनी है, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल एंड लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब उसके लिए इस टेबल को बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्या क्या इंफॉर्मेशन पता है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कैश इन हैंड सेम है, तो हमारे पास कैश एंड बैंक अगले साल भी कितना रहने वाला है, 2,30,000, ये हमने बोल दिया था। तो हमारे पास कैश एंड बैंक अगले साल भी 230 रहने वाला है, ये एक इंफॉर्मेशन है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 70% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल गई 38,60,000 के 78%, सॉरी 70%, 38,60,000 के 70%। बस ये एक चीज हमारी आ गई है, ये मेन आंसर में से एक चीज आ गई, इन्वेंट्री निकालना था, तो 27,02,000। यहां तक बोल दो कि यहां तक ये दोनों चीजें क्लियर है। बाकी लोग भी बता देना क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए, यस ठीक, अब हमको ये टेबल का यूज करना है और फिर बाकी चीजों को ढूंढना है। अब जो जो फिगर हमको पता है उसको कंपेयर करना है किसी रेशियो में डाल के, मतलब वो फिगर किसी रेशियो में पुट करके आंसर आ सकता है, देखते हैं। तो अभी हमको कैश और बैंक पता है और इन्वेंट्री पता है, बट कैश और बैंक को किसी रेशियो में पुट करे ऐसा कोई डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है,
और इन्वेंट्री भी क्लोजिंग इन्वेंट्री पता चल गई है, बट हमको कोई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं दिया है। यहाँ इस बॉक्स में देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं दिया है कहीं पे, तो हम इस इन्वेंट्री को भी डायरेक्टली कहाँ पे नहीं पुट कर सकते, किसी फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते। मतलब अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो होता तो हम इस इन्वेंट्री को पुट करते वहां पे, या एवरेज इन्वेंट्री पुट कर देते वहां पे और सीओजीएस निकालते, बट वैसा भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो नहीं है। हमारे पास तो क्या क्या है, अब इस पे ध्यान दो क्या क्या है, उससे कुछ तो मिलेगा। सबसे पहले बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू रिजर्व्स, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल्स टू रिजर्व्स 1 बोला है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल सुनो, रिजर्व्स तो ठीक है बदलेगा, रिजर्व्स बदलता है, बट इक्विटी शेयर कैपिटल अनलेस एंड अनटिल आप न्यू शेयर्स इश्यू करो, पुराने शेयर्स बायबैक करो, तब तक तो इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता है, तब तक तो इक्विटी शेयर कैपिटल चेंज नहीं होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि नए शेयर्स इश्यू किए क्या या कुछ हुआ क्या, तो तब तक तो हम मान सकते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल तो सेम रहेगा। अभी जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है अगले साल भी उतना ही इक्विटी शेयर कैपिटल रहेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं होते। अगर आप नए शेयर्स इश्यू करो, बोनस शेयर्स दो या बायबैक करो, तब शेयर कैपिटल में चेंजेस आते हैं, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। ये पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल सेम है अभी और अगले साल। गीतांजलि सुन रहे हो आप? आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को समझा। हाँ तो इससे शुरुआत करते हैं अभी इसको। ओके, बट सुन रहे हो आप? ओके, अभी ज्वाइन हुए। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पूरा अच्छे से, थर्ड वाला इसमें पॉइंट। अब सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? सबसे पहले शुरुआत होगी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल assume to be remain सेम। सर ये अज्यूम किया क्या आपने? देखो अज्यूम मैंने लिखा, बट अज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि नए शेयर्स इशू किए क्या, पुराने शेयर्स बायबैक किए क्या, बोनस शेयर्स इशू दिए क्या, तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका शेयर कैपिटल जैसे के वैसे रहेगा, फिर भी मैंने वो अज्यूम लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अज्यूम टू बी रिमेन सेम एज नो इंफॉर्मेशन, लिखना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल assumed to be remain same as no information about new shares, comma bonus shares, और बायबैक, नए शेयर्स नहीं, बोनस शेयर्स नहीं, बायबैक नहीं, तो कुछ नहीं, तो वो सेम रहेगा। सो अब हम बोलेंगे हेंस, ओके जरा, हेंस इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी 30 लाख। 30 लाख है क्या? देखो एक बार, यस 30 लाख फॉर नेक्स्ट ईयर। यहां तक आ गया फॉर नेक्स्ट ईयर। अब उन्होंने बोला है जितना इक्विटी शेयर कैपिटल है उतना ही क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो शॉर्ट में लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इज इक्वल्स टू 30 लैक्स। ये भी समझा आपको? चेक करो, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों सेम है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, और क्या कर सकते हैं आप सुनो। अब नेट प्रॉफिट रेशो 15% दिया है। अब नेट प्रॉफिट रेशो के लिए हमको एक तो सेल्स चाहिए, सेल पता होगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, या फिर नेट प्रॉफिट के अमाउंट पता होगी तो सेल आएगा। तो फिलहाल तो हमको ना सेल पता है अगले साल का, ना नेट प्रॉफिट पता है, ठीक है। जीपी रेशो, अगेन वही जीपी रेशो, एक तो जीपी रेशो पता होगा, सॉरी अगर ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट पता होगी तो सेल आएगा, सेल के अमाउंट पता होगी तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिलहाल अगेन दोनों पता नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी,
लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, यस, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन है क्योंकि हमारे पास इक्विटी अवेलेबल है। कितनी मतलब बताओ भला इक्विटी, इक्विटी कितनी है हमारे पास? ये गलती करेंगे, इक्विटी 30 लाख नहीं है, इक्विटी 60 लाख है। वो इक्विटी शेयर कैपिटल बोला है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बोला है, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी बोला है, और इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी फंड, एंड इक्विटी फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ, तो लॉन्ग टर्म डेट दूसरा ढूंढ सकते हैं हम, ये पहला हो गया, दूसरा ढूंढ सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट, वो कितना है 0.5 ऑफ इक्विटी फंड, तो 60 लैक्स इंटू 0.5 वो आएगा 30 लैक्स। लॉन्ग टर्म डेट भी 30 लैक्स आ गया, दूसरा आंसर हो गया। ये पूछा था हमको, ये पूछा है हमें क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म डेट निकालो, लॉन्ग टर्म डेट निकालो, ये बोला है। ठीक है, क्लियर है बाकी लोगों को? गीतांजलि आप सुनाई दे रहा है, सुन रहे हो, आप लिख रहे हो? तो आप ठीक है, अभी आपको ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाए, समझ में ना आ जाए, तो फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा वापस से, हो जाएगा आज आप लोग। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा मेन क्वेश्चन क्या है वो समझो, हमको मेन क्वेश्चन ये ढूंढना है, ये चार चीजें जो नीचे मैंने हाईलाइट की है, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, पेबल और लॉन्ग टर्म डेट। तो अब इसमें से ये इन्वेंट्री तो हो गया है, इन्वेंट्री तो 70% आया है, और लॉन्ग टर्म डेट अभी हमने निकाला, तो ये दो चीजें हो गई। अब रही हमारी ये दो चीजें, रही हमारी रिसीवेबल्स और पेबल, और रिसीवेबल पेबल के लिए रेशो पता है हमको। अब रिसीवेबल पेबल का क्या रेशो है देखो, डेट टर्नओवर रेशो है 100 डेज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है 100 डेज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस। तो अब हमारे पास डेट टर्नओवर रेशो है और क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है, हमारे पास डेट टर्नओवर रेशो है बट टोटल सेल्स नहीं पता, या क्रेडिट सेल नहीं पता, और दूसरा क्रेडिटर टर्नओवर रेशो है बट सीओजीएस नहीं पता। तो अगर हमको कहीं से सीओजीएस पता चल जाए, सेल पता चल जाए, सेल और सीओजीएस, तो हमारे पास ये टर्नओवर रेशो का यूज करके हम क्रेडिटर्स और डेटर्स की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सेल और सीओजीएस पता चल जाए तो हम डेटर और क्रेडिटर की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। अब रहा सवाल सेल और सीओजीएस कैसे ढूंढे, क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशो पता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पता है, बट सेल नहीं पता, सीओजीएस नहीं पता, या उल्टा नेट प्रॉफिट और जीपी की वैल्यू नहीं पता, तो सेल सीओजीएस नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म डेट इसका काम हो गया है 0.5 वाला। ओके, अब क्या दिमाग लगाए कि यहाँ पे अब और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब एक दिमाग ऐसा लग सकता है, ध्यान देना, मुझे बताओ अगर आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस बदल रहा है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस चेंज होने की क्या 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 रीजंस हो सकते हैं? ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है ये अभी 18 लाख का है, ये अभी 18 लाख का है, अगले साल का अगर बैलेंस कुछ अलग होगा तो उसके क्या रीजंस होंगी? तो बोलेगा हर साल रिजर्व्स एंड सरप्लस क्यों बदलता है? करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सर बोले हम जो पैट कमाते हैं, अगर वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया एज ए डिविडेंड, जो पैट कमाया, ना हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, ना हमने इक्विटी डिविडेंड दिया, तो जितना पैट है वो पूरा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होता, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होता है। हाँ, अगर डिविडेंड दिया जाए तो डिविडेंड देने के बाद जो रिटेन अर्निंग बचती है, रिटेन अर्निंग रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाता है। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, जनरली जनरली जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस चेंज होने का एक मेन कारण है आपका प्रॉफिट या लॉस। जो हर साल आपको प्रॉफिट होता है, या हर साल अगर किसी साल में लॉस हुआ, तो लॉस की वजह से आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाएगा, और प्रॉफिट की वजह से रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ जाएगा। लॉस की वजह से रिजर्व्स एंड सरप्लस कम होगा, प्रॉफिट की वजह से बढ़ जाएगा। तो अब चेक करते हैं कि हमारा इस साल का क्लोजिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस है 18 लाख, जबकि हमने अगले साल का क्लोजिंग कितना ढूंढा? तो अभी हमने क्वेश्चन का अगले साल का रिजर्व्स एंड सरप्लस ढूंढा 30 लैक्स, 30 लैक्स।
तो इस साल का 18 है, इस साल का क्लोजिंग 18 है, अगले साल का क्लोजिंग 30 है, और बाकी कुछ हम मानेंगे नहीं कि बाकी कुछ हुआ, उसमें से कुछ बोनस शेयर दिए, मतलब किसी और रीजन से रिजर्व एंड सरप्लस कम हुआ, ऐसा हम कुछ नहीं मान रहे। मतलब ये डिफरेंस क्यों है? इस साल का क्लोजिंग 18 लाख और अगला साल का क्लोजिंग 30 लाख, बताओ क्या डिफरेंस का रीजन होगा ये? करेक्ट, उसमें जो है मतलब करंट ईयर का नहीं, अगले साल का। ये कंफ्यूजन दूर करो। अरे ये जो है 30 लाख, सॉरी, ये जो है बैलेंस शीट में दिख रहा है अभी, बैलेंस शीट में जो 18 लाख दिख रहा है वो तो करंट ईयर का, ये करंट ईयर है ना हमारे लिए। करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड होने के बाद बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब ये जो नीचे दिया है उन्होंने पैट, ऊपर ये वाला जो पैट दिया है 12 लाख, 12,84,000, तो वो 12,84,000 वगैरह ऐड होने के बाद ये आया होगा ना 18 लाख। करंट ईयर की पूरी अकाउंटिंग हो चुकी होगी ना, तो ये करंट ईयर का क्लोजिंग है, करंट ईयर का क्लोजिंग है। तो करंट ईयर का क्लोजिंग 18 लाख है, अब वही अगले साल का ओपनिंग बना, प्रोजेक्टेड ईयर का, प्रोजेक्टेड ईयर का ओपनिंग बना, और प्रोजेक्टेड ईयर का क्लोजिंग है 30 लाख। प्रोजेक्टेड ईयर का ओपनिंग 18 है, प्रोजेक्टेड ईयर का क्लोजिंग 30 है। समझा? तो मतलब प्रोजेक्टेड ईयर का डिफरेंस आएगा, वो अगले साल का जो है, अगले साल का रिजर्व 18 से 30 पे कैसे चलेगा, तो अगले साल प्रॉफिट होने वाला है 12 लाख का, ऐसा उनका मतलब है। समझा? और वो कौन सा प्रॉफिट रहेगा? वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहेगा क्या? नहीं, वो फाइनल प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ रही चीज? ये तीसरा ढूंढते हैं आप। तीसरा क्या निकालते हैं पहले? कंप्यूट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर प्रोजेक्टेड ईयर। ये चीज क्लियर हुई क्या नहीं वो बताओ, अभी जो डिस्कस कर। हाँ, वेरी गुड। कंप्यूट नेट प्रॉफिट फॉर प्रोजेक्टेड ईयर, वो कैसे आएगा? वो आएगा क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस ओपनिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 लाख का क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस है, और माइनस ओपनिंग 18 लाख, तो वो आएगा 12 लाख। तो पैट, इसको बोलेंगे पैट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, पैट, ब्रैकेट में बोल देंगे नेट प्रॉफिट फॉर प्रोजेक्टेड ईयर। ये पता चलेगा प्रोजेक्टेड ईयर का नेट प्रॉफिट 12 लाख है। सर अब तो आसान हो गया सर, अब नेट प्रॉफिट ही पता चल गया। अब क्या पता चलेगा? नेट प्रॉफिट अगर पता चल गया तो उससे क्या समझेगा? हाँ, अब सेल्स आ जाएगा, सेल्स से जीपी रेशियो पता है तो जीपी रेशियो पता चलने से सीओजीएस आ जाएगा, सीओजीएस से फिर बाकी डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर हो गए, फिर दोनों भी आंसर हमको मिल जाएंगे। चलो अब क्वेश्चन में देख के आप निकालो, पहले जीपी सेल वगैरह निकालो, करो सभी। तो ये निकालते हैं पहला सेल्स, आगे ढूंढेंगे सेल्स, सेल्स कैसे आएगा? नेट प्रॉफिट रेशो से आएगा। तो सेल्स की वैल्यू आएगी नेट प्रॉफिट रेशो, सॉरी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट रेशो।
नेट प्रॉफिट हमने निकाला 12 लाख का, 12 लाख को डिवाइड करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो से जो कि है 15%, 15%। तो 12 लाख डिवाइड बाय 15% वो आया 80 लाख। 12 लाख डिवाइड बाय 15% आया 80 लाख। तो टोटल सेल हो रहा है हमारा 80 लाख का। अब निकालते हैं सीओजीएस। सीओजीएस सीओजीएस सीधा सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स 80 लाख का आया, 80 लाख में से 80 लाख के ही जीपी रेशो क्या बताया है 50%। 80 लाख में से 80 लाख के 50% जाएंगे तो 40 लाख बचे। सेल्स और सीओजीएस आ गया। एक बार बताओ यहां तक हुआ क्या। ओके अब मुझे सिर्फ बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब आप नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं। जैसे कि आपको ढूंढना है, समझो रिसीवेबल ढूंढने, डेटर ढूंढने, तो आप क्या करोगे। हाँ, तो आप क्या करोगे, रिसीवेबल ढूंढोगे। हाँ ध्यान दो, आप 1 मिनट से पहले बराबर बोल रहे हो बट सुनो, उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। आप क्या करोगे, आपने बोला सर आप रिसीवेबल ढूंढने हैं आपको, तो आप क्या करोगे, डेटर्स टर्नओवर रेशो दिया है तो डेटर्स टर्नओवर रेशो से हम रिसीवेबल ढूंढ लेंगे। बट आपने जैसे बोला कि वो कौन से रिसीवेबल आएंगे, एवरेज रिसीवेबल, है ना, एवरेज रिसीवेबल आएंगे। और हम बोल सकते हैं कि सर देखो ये एवरेज रिसीवेबल आ रहे हैं और हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग रिसीवेबल अवेलेबल है। इस साल के ओपनिंग रिसीवेबल्स, अगले साल के क्लोजिंग रिसीवेबल्स, सॉरी इस साल के क्लोजिंग रिसीवेबल्स, अगले साल के ओपनिंग रिसीवेबल्स। तो हमारे पास अगले साल के लिए ओपनिंग रिसीवेबल्स अवेलेबल है। सुन रहे हो मेरी बात आप तीनों लोग, अच्छे से सुनो। ये क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स हमको जो फॉर्मूले में पुट करके मिलेगा, अब डेटर्स टर्नओवर रुपीज, डेटर्स टर्नओवर 100 डेज है, तो डेटर्स टर्नओवर के रेशियो में जब हम सेल्स डालेंगे तो हमको जो डेटर्स मिलेंगे वो एवरेज डेटर्स मिलेंगे, करेक्ट। एवरेज डेटर्स मिलने के बाद हमारे पास ओपनिंग डेटर्स अवेलेबल है, तो हम एवरेज डेटर से ओपनिंग डेटर्स एडजस्ट करके हमको क्लोजिंग डेटर्स पता चल जाएंगे। यही आपका बोलना है। हाँ ये सही, मतलब ये तरीका ठीक है, ये नॉर्मल इसमें यही सही है। बट इस क्वेश्चन में ये जो एक लाइन थी, मैंने बीच में बोला था कि ये एक लाइन दी है उन्होंने, वो इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान दे रहा हूँ। ऑल द रेशियोज आर बेस्ड ऑन क्लोजिंग फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब उनको जो भी, ये भी सारे जो रेशियोज है या जो ढूंढने हैं या जो दिए है, ये सारे उन्होंने क्या बताया है, कैसे करो, क्लोजिंग कंसिडर करके करो, एवरेज कंसिडर करके मत करो। आप जो भी रेशियोज है, जैसे डेटर्स रहेंगे, क्रेडिटर्स रहेंगे, इन्वेंट्रीज रहेगी, कुछ भी जो भी कंसिडर करेंगे वो क्लोजिंग कंसिडर करो, एवरेज मत कंसिडर करो। इस लाइन को इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आपका प्रिंट आउट होगी, अगर निकाली है तो इसको स्टार कर देना है, इसको हाईलाइटेड कर देना है अगर प्रिंट निकाली है आपने तो ऑल द रेशियोज आर बेस्ड ऑन द क्लोजिंग फिगर्स। तो ये इसलिए समझा रहा हूं कि जब आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो से ढूंढेंगे तो जो मिलेगा वही आपको क्लोजिंग मिलेगा, वो एवरेज नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो सीधा क्या मिलेगा, क्लोजिंग मिलेगा, एवरेज नहीं। बोलो कुछ समझा। हाँ इस लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से, अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर हम बोलते वो एवरेज है और फिर हम उसका ओपनिंग एडजस्ट करके क्लोजिंग निकालते हैं। बाकी लोग भी कंफर्म करना। हाँ सो अब ढूंढेंगे कैसे, तो हम आ जाते हैं रिसीवेबल ढूंढने पे। रिसीवेबल का फॉर्मूला डाल देते हैं, 6 आ जाएगा। रिसीवेबल ढूंढना है तो वेलोसिटी रेशो का यूज करेंगे। वेलोसिटी रेशो का क्या फॉर्मूला होता है, वैसे तो एवरेज डेटर्स होते हैं बट अब हम एवरेज वर्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल, डेली क्रेडिट सेल, ठीक है। इसके आजू बाजू या इसी आंसर के ऊपर नीचे कहीं तो लिख देना वो लाइन, फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, आप आर करके नोट बोल के समझने के लिए है वो, फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में नहीं लिखना है, फॉर अंडरस्टैंडिंग एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन ratios
are calculated ratios are calculated on the basis of ratios are calculated on the basis of closing values and not on the basis of ratios are calculated on the basis of closing values and not on the basis of average values. So in receivable turnover ratio and payable turnover ratio, in receivable turnover ratio and payable turnover ratio, we will get closing values. In receivables turnover ratio and payables turnover ratio, we will get closing values. समझा जो लिखा वो क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, एग्जाम के लिए नहीं है, आपको समझने के लिए कि क्यों इस क्वेश्चन में उसको एवरेज कंसीडर नहीं किया. ओके, तो अब रिसीवेबल ढूंढ रहे थे हम, रिसीवेबल ढूंढते हैं. तो उसके लिए हमको रिसीवेबल्स डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल चाहिए. तो टर्नओवर रेशो कितना है, 100 डेज है. 100 डेज इज इक्वल्स टू रिसीवेबल्स और डेली क्रेडिट सेल्स. तो डेली क्रेडिट सेल्स के लिए टोटल सेल्स हमने निकाला 12 लाख का, 12 लाख का नहीं, सुनो 80 लाख का ना, 80 लाख का सेल निकाला है. 80 लाख डिवाइडेड बाय 365. क्वेश्चन में कहीं पे नंबर ऑफ डेज मेंशन किए क्या, कुछ बोला है कि कितने नंबर ऑफ डेज, पकड़ो, दिख तो नहीं रहा है कहीं पे भी नंबर ऑफ डेज. 365, और वैसे भी हमने पहले भी 365 यूज ही किए थे. चलो ठीक है, 365 पकड़ने हैं, पहले भी 365 यूज किए थे हमने पहले 2 क्वेश्चन ढूंढने की. तो रिसीवेबल्स आ जाएगा, रिसीवेबल आ जाएगा 100 इंटू ये कर दो 80 लाख डिवाइड बाय 365, 219117.8082 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आ गया 21,91,781. क्लियर है, ये चेक करो भला, रिसीवेबल आ रहा है आपको, निकालते हैं. ठीक है, 21 नाही, हे पण लेक्चर, कारण की रेशोचे सगळेच लेक्चर मी यूट्यूबला टाकतो. सारे लेक्चर रेशो इस चैप्टर के तो यूट्यूब पे डालूंगा, तो ये लेक्चर भी डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाएगा. कल से जो लेक्चर आएंगे लेवरेज के, वो सिर्फ ऐप पे आएंगे. आज का ये भी यूट्यूब पे आ जाएगा. 20 दोनों का आवाज नहीं आया मुझे, 1 बाय 1 बोलो. रहेगा ना रिकॉर्डेड, और आपको इस पे ऐप पे दिखेंगे ना कभी भी, ऐप पे तो आपको बाद में भी दिखेंगे. हाँ, सिर्फ उसका 1.5 व्यू रहेगा, तो एक बार लाइव पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको जब बाद में देखने होंगे तो फिर 1.5 के हिसाब से देखेंगे. मतलब एक बार तो पूरा देखते हैं वापस से, और 0.5 टाइम्स देखते हैं. मतलब आपको अवेलेबल रहेगा बाद में भी, डोंट वरी, आपको जब भी देखने होंगे. ठीक है, हाँ, तो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डालूंगा, क्योंकि वो डेमो लेक्चर्स बोल के डाले थे रेशोज के. यूट्यूब पे मैं क्या डालने वाला हूँ, मैं हर चैप्टर के बाद एक रिवीजन लेक्चर डालूंगा यूट्यूब पे. ठीक है, आपने वो ठीक है पूरा देख, चलेगा. आपने वो बीच में 2-3 क्वेश्चन मैंने डाले थे, वीडियो देखे. प्रांजल आपका भी कल मॉर्निंग वाला मिस हुआ है, 2 क्वेश्चंस. वो अभी लेक्चर कल रिकॉर्ड मतलब कंप्लीट कर दिया मैंने, कल अपलोड नहीं हुआ, आज अभी अपलोड करूंगा मैं लेक्चर होने के बाद, तो वो देख लेना. ये इंपॉर्टेंट है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कुछ 2-3 उसमें, वो देखो. और मैंने वो क्वेश्चन नंबर 11 वगैरह वो डाला था, वो समझा बाद में आपको, देखा आपने वो.
ठीक है ना, अपन वो एक्स पकड़ के करने के, अच्छा क्वेश्चन था। और ऑलमोस्ट जहां पे भी मैंने देखा, वो थोड़ा चेक किया, तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने उसको एक्स कंसिडर करके सॉल्व किया है। बट ये अच्छा है, तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पेबल करते हैं, पेबल देखते हैं। पेबल के लिए हमको यूज करना है पेबल टर्नओवर रेशो। तो पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आएगा हमारा, पेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू पेबल्स डिवाइडेड बाय डेली, आगे नहीं, यहाँ पे परचेस होना चाहिए, डेली परचेस, बट उन्होंने क्वेश्चन में बोला है डेली सीओजीएस के बेसिस पे, ये तो ठीक है, क्वेश्चन में ही बोला है। तो 100 इज इक्वल्स टू पेबल डिवाइड बाय सीओजीएस। सीओजीएस हमने कितना निकाला था, 80 लाख माइनस 40 लाख, तो 40 लाख का सीओजीएस आया हमारा। तो 40 लाख डिवाइडेड बाय 365, पेबल इज इक्वल्स टू 40 लाख डिवाइड बाय 365 इंटू 100, वो आ रहा है 100 इंटू, का आंसर तो डायरेक्ट आ रहा है 1095890। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, तो 10958.90। पेबल देख लो, ये आ रहा है 1095890। अगर मैं सिर्फ आंसर आंसर लिखूं तो मेरे आंसर्स क्या क्या है, पहला क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री तो इधर हमने 70%, ये बताया नहीं है, ये बता दो, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के 70%, चलो यही बता देते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग के 70%, तो ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारी 38,60,000, 38,60,000 के 70%, ये आंसर में बताया नहीं तो ये बता दो। तो ये पहला आंसर आ गया 272,000, ये एक आंसर। दूसरे तो हमने डायरेक्ट ढूंढ लिया, तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं दूसरा, क्लोजिंग रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल हमने निकाला 21,91,781, 21,91,781, ये भी एक आंसर आ गया हमारा। तीसरा था क्लोजिंग पेबल, क्लोजिंग पेबल ये रहा 1095890, 1095890। और लास्ट वन था हमारा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हमने वही रेशो के हिसाब से ढूंढ लिया था, जितना इक्विटी हो उसका आधा, जितना इक्विटी हो उसका आधा, 30 लाख आ गया वो, इक्विटी 60 लाख है तो 30 लाख ही आ गया। तो ये थे हमारे चार आंसर इस क्वेश्चन के। वाह, देख लो, मैं बोल रहा हूँ अभी, जैसे पहले भी बोला कि कल टेस्ट है शाम में, तो मेरा बोलना है कि कल शाम तक आप ये पूरे 31 क्वेश्चन एक बार अच्छे से वापस कर लो। हर 2 दिन में 31 क्वेश्चन होते हैं, पूरे को सारे के सारे क्वेश्चन लिख के थोड़ी ना करने, बट हर एक चीज कैलकुलेट तो करनी है। फिर थोड़ा बहुत ऐसा स्क्रबलिंग करना पड़ा, लिखना पड़ा इधर उधर, तो वो कर देना, बट बाकी पूरे लिख के मत करो, पर 31 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करो। जो एकदम थेरी क्वेश्चन है उसको सिर्फ पढ़ लो। हाँ, कल वाला जो एक थेरी आंसर हमने लिखा था, उसका भी मैंने अलग से थोड़ा सा रिकॉर्ड करके, ये ऐसा थेरी थेरी आंसर लिख के मैंने वो उस वीडियो में ऐड किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का, ये भी अगर आपने कल मिस किया होगा ये थेरी आंसर, ये भी कर देना वापस के लिए। चलो 28 हो गया, और 29, 30, 31 में कोई डाउट, ये किया था सॉल्व आपने? तो इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, 29 के आंसर बताता हूँ, ये नवंबर 18 पास्ट एग्जाम पेपर का 18।
चलो इसके आंसर चेक कर लो। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या निकालना था। गुड्स सीओजीएस नेट प्रॉफिट इन्वेंट्री ना, तो सीओजीएस चेक करो, आपका सीओजीएस आया है 1,60,00,000। स्क्रीन पे ही देख लो, 1,60,00,000 सीओजीएस आया। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 20 लाख आया। उसके बाद इन्वेंट्री रिसीवेबल, तो इन्वेंट्री आया है आपका 40 लाख और रिसीवेबल आया है 50 लाख। लास्ट वन कैश 10 लाख। इन्वेंट्री रॉन्ग है, क्या किया देखो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड इज 3 मंथ्स था, तो अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री वेलोसिटी रेशो डालना था। क्या करना था, सीओजीएस अपॉन सॉरी, अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, हम बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय डेली सीओजीएस, या क्वेश्चन में मंथली दिया है तो मंथली सीओजीएस। क्या किया, समझा क्या कुछ, सॉल्व करके बताओ। आ गया तो डाउट तो बोलो इसमें। कैश 10 लाख की है, बट बाबू वो गलत हुआ होगा तो कैश भी गलत हुई। कैश 10 लाख आ जाएगी, चेक करो। और ये 50 लाख आ गया है, ये रिसीवेबल। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सही है, फिर भी तुमको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा तो ये चीजें आएगी। 30 के आंसर्स देखते हैं। 30 किस में से है, 30 है आपका नवंबर 22। ये वाला क्वेश्चन, ये क्या आंसर देखो, क्या आपने डेट आपका 5 लाख आया है और आंसर नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.33% आया। अंजल, तो क्या डेट नहीं आया 5 लाख, इंटरेस्ट 50,000, इंटरेस्ट 50,000 है। तो जितना डेट है वो सारा का सारा इंटरेस्ट। हाँ चेक करो, कनेक्ट कर लेना। वो आपका चलो कनेक्ट हो गया है, आवाज आ रही है, ध्यान दो। नेक्स्ट, हाँ प्रांजल, तो ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट समझो आपको रॉन्ग है, थोड़ा केयरफुली करो। हाँ,
थोड़ा केयरफुली करते जाओ। आप ज्यादातर ऐसी ही मिस्टेक करते हो जो आपको अवॉइड हो सकती है, और उस मिस्टेक्स की वजह से आपके आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और प्लस एग्जाम में अगर ऐसा हुआ तो मार्क्स उसी की वजह से ज्यादातर कट होते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। जो हमको आसानी से आ जाना चाहिए था वो नहीं आया। ये वाला था ना। ये चेक करो आंसर। हाँ, डेट देख लो, 5 लाख का आया तो उस पे इंटरेस्ट 10% है तो 50,000 आया। डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख आ गई है। सॉल्व करके बताना है तो वैसे बोलो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, फिर आपको समझ में आ रहा है तो वो बोलो। सेल्स 7.5 लाख का आया। ये फिर ऐसे कैसे सॉल्व करते हैं आप? मतलब कुछ भी ऐसे प्रॉपर केयरफुली सॉल्व नहीं करते। तो इसमें कुछ, इसमें समझ में ना आ रहा है ऐसा कुछ है, या सिर्फ ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक है? एक बार आप आंसर देख लो। सेल्स माइनस जीपी कर दिया, सॉरी, सेल्स माइनस सीओजीएस किया 5 लाख का, जीपी आ रहा है 250 का, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1 लाख है, ईबीआईटी आया 1.5 लाख का, इंटरेस्ट 50,000। अब मुझे मालूम नहीं इसमें से क्या ढूंढना था और क्या अवेलेबल है। अब मैं सिर्फ आंसर पढ़ रहा हूँ, आप बोलो तो मैं सॉल्व करता हूँ पूरा। पैट 70,000 आया है इनका पैट। गीतांजलि आपका पूरा मैच है ये अच्छे से? ओके। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो अब ये तो यही से आ जाएगा अपना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद ईबीआईटी आया था 150 का, 1,50,000। 1,50,000 का वो आ गया, तो 150 डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, ये 20% आया। आप प्रांजल इसका एक फोटो खींच लो, लगा तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसका एक मोबाइल से फोटो खींच लो। आप वो कल वाला इस पे डालने वाले थे, इस पे नहीं डाला शायद से, ग्रुप पे एक फोटो। ओके ठीक है, फिर मुझे डाल देना, वो मैं इसमें डाल दूंगा, बाकी लोगों को भी चाहिए। इसका एक फोटो ले लो। फिर ये वाला नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन 12% आया है। हाँ हाँ, बट अब ये यहाँ पे ये एक दो चीजें की क्या आपने, ये अल्टरनेट आंसर। रिटर्न ऑन असेट, ये देखो, पोस्ट पोस्ट वाला, अब वो आपका वो पहला ही कैलकुलेशन रॉन्ग है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। बट ये पैट प्लस इंटरेस्ट हमने हर बार कर रहे हैं ऐसा अल्टरनेट, हम अल्टरनेट हर बार दे रहे हैं। पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल असेट। फिर ये यहाँ पे प्री वाला ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट, और इधर ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाय टोटल असेट। गीतांजलि 3 आंसर दिए क्या? प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स में एक, ये प्री टैक्स वाला है, ईबीआईटी डिवाइड बाय असेट, प्री टैक्स वाला है। और पोस्ट पोस्ट टैक्स में हम ये दो देते हैं, पैट प्लस इंटरेस्ट, और ये ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी, ऐसा डिवाइड बाय सेल कर टोटल असेट करते हैं। और एक रिटर्न ऑन ओनर्स इक्विटी, ये तो सिंपल है, पैट डिवाइड बाय ओनर्स इक्विटी। इसमें ही याद रखना, ये रिटर्न ऑन एसेट अगर आए, रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन नेट एसेट, रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन नेट एसेट, ऐसा जब पूछते हैं तो 3 आंसर देने हैं। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है क्या करना है, तो प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स, ऐसे अलग अलग। और फिर ईबीआईटी, प्री टैक्स बोला था ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट, पोस्ट टैक्स में पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल असेट, और दूसरा ईबीआईटी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी डिवाइड बाय टोटल असेट। नेट एसेट के केस में, रिटर्न ऑन नेट एसेट के केस में रिटर्न यही पकड़े जाते हैं,
पैट प्लस इंटरेस्ट या ईबीआईटी इंटू 1 - टी या फिर ईबीआईटी, यही पकड़े जाते रिटर्न। बट जो नीचे डिनोमिनेटर लिया जाता है वो टोटल एसेट ना लेते हुए टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ले लेते हैं, या फिर जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, डेट, वो ले लेते हैं जब नेट एसेट पूछते हैं। रिटर्न वही पकड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। चलो, तो क्या अब 31 आपने अगर सॉल्व नहीं किया होगा तो मैंने आपके वर्कशीट में वो 31 ऐड कर दिया है क्वेश्चन बुक में, तो वो वाला भी सॉल्व कर लेना है। तो 30, ये 14%, हाँ 70,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ठीक है। अब सारे क्वेश्चंस हो गए क्या डिस्कस? 30 था ना ये? 31 एक बाकी है तो वो आप खुद ही कर लो और वो देख लेना, वो आ जाएगा। क्या अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं? थोड़ी रिवीजन करनी पड़ेगी आपको खुद को। एक बार ये 31 क्वेश्चन अगर कॉन्फिडेंटली 31 क्वेश्चन खत्म हो गया ना आपके, तो ये रेशो चैप्टर खत्म। फिर आपको कुछ भी आने दो एग्जाम में, आपको खुद से सॉल्व करते आएगा ही, ठीक है। ओके, फोटो आ गए, मैं बाद में डाल दूंगा ग्रुप। बोलो एक बार इस चैप्टर पे आ जाए नेक्स्ट। ठीक है।